हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक फूड सिक्योरिटी से संबंधित टॉपिक जिसका नाम है मिलेट। और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्टर से बिलोंग करता है। टॉपिक का नाम है द सीड ऑफ एन आइडिया, हाउ मिलेट्स कैन हेल्प मिटिगेट क्लाइमेट इम्पैक्ट्स ऑन फूड। क्योंकि मोटे अनाज से जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो चुनौती उत्पन्न हो रही है उससे निजात पाने में एक महती भूमिका हो सकता है। क्योंकि मोटा अनाज जो है वो पानी की मात्रा कम लेता है और कठोर से कठोर जलवायुवीय परिस्थितियों में भी इसकी पैदावार अच्छी होती है और साथ में इसका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले 2 साल से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज को महत्व प्रदान किया जाए और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ के द्वारा। तो इसका सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा है और फूड सिक्योरिटी जो है आज के वैश्विक परिदृश्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। तो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बातें छपा हुआ है। एक्सट्रीम वेदर इज़ अफेक्टिंग फार्मिंग वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे दुनिया में जो है बहुत ही अतिवादी जो कंडीशन है, मौसमी परिस्थितियाँ, वो फार्मिंग सेक्टर को अफेक्ट कर रही हैं, यानी प्रभावित कर रही हैं। फूड सिक्योरिटी कैन बी बोल्स्टर्ड विद सस्टेनेबल सुपर ग्रेन्स, यानी ऐसी स्थिति में जो मोटा अनाज है वो एक सतत और सुपर ग्रेन यानी कि मतलब सुपर अनाज के रूप में इसको देखा जा सकता है। क्योंकि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, अत्यधिक गर्मी हो, तब भी इसकी उत्पादकता जो है वो बरकरार बनी रहती है। क्लाइमेट चेंज इज़ नाउ इम्पैक्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, फूड स्टेबिलिटी एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज़, यानी जो क्लाइमेट चेंज है वो दुनिया भर में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, फूड स्टेबिलिटी है और जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, तीन बातें। दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज है उससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ रहा है, फूड स्टेबिलिटी पर प्रभाव पड़ रहा है, साथ में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर प्रभाव पड़ रहा है। यानी कृषिगत उत्पादन, खाद्य स्थिरता और पोषक सुरक्षा, इन तीनों बातों पर प्रभाव पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का। अब तीनों बातों को देखें तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, अगर इसकी मात्रा कम होगी तो इससे किसानों को सीधा सीधा नुकसान होगा। दूसरा, फूड स्टेबिलिटी, अगर खाद्य स्थिरता नहीं होगी तो इससे महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकता है। और तीसरा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, यानी कि पोषक सुरक्षा अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कुपोषण की मात्रा बढ़ेगी, जिससे अंततः जो पॉवर्टी है उसमें इजाफा हो सकता है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स, erratic rainfall and prolonged droughts occurring at critical crop phases are having notably severe effects on plant growth, causing shorter grain filling periods, reduced yield and biomass। यानी जो दुनिया भर में वैश्विक तापमान में वृद्धि, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल हो रहा है, लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है, इन सभी के कारण जो क्रॉप फेज़ है यानी कि फसलों की बुआई का जो समय है, पूरा जो फसल चक्र होता है, उसमें एक सीवियर इफ़ेक्ट यानी कि बहुत गंभीर प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है। प्लांट का ग्रोथ हो, चाहे कॉजिंग शॉर्टर ग्रेन फिलिंग पीरियड्स हों, चाहे जो बीज हैं उसकी मात्रा कम हो रही हो, या फिर बायोमास जो है इसमें कमी आ रही हो, तो इन सभी पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। आल्सो वन एबायोटिक स्ट्रेस इज लीडिंग टू अनदर, हाई टेम्परेचर इंस्टांस causes rapid evaporation resulting in soil dryness and limited water availability for plants, lowering their nutrient uptake। यानी कि जो एबायोटिक स्ट्रेस है मीन्स अजैविक दबाव, यानी कि एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। जैविक माने जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स,
और एक होता है एबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं, जैसे कि सॉइल हो गया, एयर हो गया, सनलाइट हो गई, तो ये सारे एबायोटिक चीज़ें हैं। वाटर हो गया। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एबायोटिक दबाव है, एबायोटिक स्ट्रेस है, वो भी बढ़ रहा है। जैसे कि हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है कि रैपिड इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, जिससे सॉइल ड्राइनेस होता है, यानी कि मिट्टी सूख जाती है। और पानी की उपलब्धता जो प्लांट्स में है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाती, सीमित हो जाती है। और लोअरिंग दियर न्यूट्रिएंट अपटेक, जब ये सारी परिस्थितियाँ होंगी तो जाहिर सी बात है प्लांट में जो न्यूट्रिएंट वैल्यू हो सकता है उसकी मात्रा धीरे धीरे लोअरिंग होगा, यानी कम होता जाएगा। इंडियन एग्रीकल्चर इज आल्सो एक्सपीरियंसिंग द सीवियरिटी ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस, यानी जो भारतीय कृषि है वो एक सीवियरिटी यानी कि बहुत ही खतरनाक स्थिति को एक्सपीरियंस कर रही है क्लाइमेट क्राइसिस के समय में, यानी जलवायु संकट के समय में। हाउ एवर, हालांकि आवर फार्मर्स नीड टू सेफगार्ड द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ओवर ए बिलियन पीपल, यानी भारत के किसानों के ऊपर जिम्मेदारी है कि करोड़ों लोगों के जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी पोषक आवश्यकता जो है उसको पूरा करें। Given the gravity of this situation, it is imperative to create strategic and sustainable scientific solutions, यानी इन सब के लिए ज़रूरी है कि एक स्ट्रैटेजिक और सस्टेनेबल साइंटिफिक सोल्यूशन की ओर बढ़ा जाए, यानी रणनीतिक और सतत वैज्ञानिक हल की ओर बढ़ा जाए। A way forward is the inclusion of millets among our farming and food options, ये जो हमारा फूड ऑप्शन है, जो खाद्य विकल्प है, इसमें हम मोटे अनाज को भी शामिल करते जाएं, मिलेट्स को शामिल करते जाएं, तो इससे किसानों को लाभ होगा और क्लाइमेट क्राइसिस से निपटने में सुविधा हो सकेगी। मिलेट्स विच इंक्लूड सोरघम यानी ज्वार, पर्ल मिलेट यानी बाजरा, फिंगर मिलेट मीन्स रागी, barnyard, foxtail, brown top and other varieties are termed as super grain with good reason, यानी इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो ज्वार, बाजरा, रागी, बर्नयार्ड, फॉक्सटेल, ब्राउन टॉप और कुछ अन्य जो वैरायटीज़ हैं, इन सबको सुपर ग्रेन की संज्ञा दी जाती है, सुपर ग्रेन की संज्ञा दी जाती है। These nutraceutical crops, these nutraceutical crops are rich sources of macronutrients and micronutrients, यानी ये जो सुपर ग्रेन्स हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व और स्थूल पोषक तत्व दोनों के लिए ही बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, यानी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े महत्व के जो पोषक तत्व हो सकते हैं वो सारे के सारे हमारे मोटे अनाजों में पाए जाते हैं, विद हायर लेवल ऑफ कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, प्रोटीन एंड एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इन सब में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। These also have a low glycemic index, यानी इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, प्रॉपर्टी विच अनलाइक राइस एंड व्हीट कैन हेल्प प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है, जो कि चावल, गेहूँ इत्यादि को खाने से हो सकता है, वो यदि इन खाद्यान्न को खाया जाए तो वो नहीं होता है, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ से सुरक्षा प्रदान होती है। इन एडिशन, इसके अलावा दियर न्यूट्रिएंट्स कैन हेल्प एवर्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, लोअर ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्टेरॉल एंड इम्प्रूव गट हेल्थ, यानी इसके जो हेल्थ इशू हैं वो क्या क्या हैं, मीन्स क्या क्या सुविधाएं हैं, तो पहला
टाइप 2 डायबिटीज से सुरक्षा। दूसरा, कार्डियोवैस्क्यूलर डिजीजेस से सुरक्षा। तीसरा, लोअर ब्लड प्रेशर। चौथा, कोलेस्टेरॉल लेवल को कम करता है। पांचवा, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो ये 5 देखिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल गए, इसको हम अपने नोट्स में नोट कर लेते हैं पहले। इंटरेस्टिंगली मिलेट्स आर रेजिलिएंट देमसेल्व्स, यानी कि जो मिलेट्स होते हैं वो अपने आप में ही मीन्स आत्म क्या बोलते हैं उसको, आत्मनिर्भरता को प्रदान करते हैं, सेल्फ रेजिलिएंट को प्रदान करते हैं। सिंस द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द 1960s, rice and wheat took over a major planting systems along with other cash crops like cotton, soybean and maize। यानी कि 1960 के दशक में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाया गया था, यानी कि हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या होता है, तो कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया एक बहुत महत्वाकांक्षी प्लान था, क्योंकि 1950s में 60s में क्या था, भारत में भूखमरी की हालत थी। हम एक प्लान के तहत अमेरिका से खाद्यान्न को मंगवाते थे, लेकिन अमेरिका उसी समय क्या बोलते हैं वियतनाम के ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस बात का विरोध किया था। तो एक योजना के तहत जो अमेरिका से खाद्यान्न फसलें आया करती थीं, उसको अमेरिका ने रोक दिया, कहा कि आपने हमारे इस आक्रमण का विरोध किया है जो अमेरिका ने वियतनाम पे किया था, तो हम भारत को अनाज भेजना बंद कर देंगे। तो भारत में अमेरिका का अनाज आना बंद हो गया। तो उसी समय विचार हुआ कि कैसे हम हरित क्रांति लाएं, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाएं और खाद्य सुरक्षा यानी खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करें। तो वही 1960s में ये लाया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s में आया था, तो उसका मेन फोकस क्या था, राइस एंड व्हीट, ये 2 चीज़ें थीं। इसके अलावा भी जो कैश क्रॉप्स हैं जैसे कि कॉटन, सोयाबीन, मेज़, तो इन पर भी फोकस था, लेकिन जो मेन फोकस था वो राइस एंड व्हीट पर था। और स्थान देखा जाए तो जो वेस्टर्न यूपी है, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, इसके अलावा दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, फिर तमिलनाडु, तो इन इलाकों में ज़्यादा फोकस था हरित क्रांति का। इसलिए आज भी इस क्षेत्र के किसान काफ़ी समृद्ध हैं और बाकी क्षेत्रों के किसान उतने समृद्ध नहीं हैं, जैसे बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, आसाम के, मध्य प्रदेश के। तो यहाँ सब के किसान उतने समृद्ध नहीं हैं, क्योंकि हरित क्रांति की शुरुआत इन्हीं स्थानों पर हुआ था। तो वहाँ पर ज़्यादा किसानों को लाभ मिला, उत्पादन बढ़ा, तकनीकी मिली, सिंचाई की सुविधाएं मिली, सभी हाई यील्ड वैरायटीज़ मिले, फर्टिलाइजर्स मिले, सब कुछ मिला। तो वहाँ पर उत्पादकता बढ़ी, जिससे वहाँ के किसानों की स्थिति भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में अच्छी है। हाउएवर, हालांकि these are high water demanding and less water use efficient crops। ठीक है, फिर से देखें, हालांकि these are high water demanding and less water use efficient crops, यानी कि ये जो फसलें हैं राइस एंड व्हीट, ये हाई वाटर डिमांडिंग फसलें हैं, यानी कि इसकी खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। मिलेट्स रिक्वायर ओनली 1/3 ऑफ द वाटर नीडेड टू ग्रो राइस, व्हीट एंड शुगर केन, यानी कि चावल, गेहूं और शुगर केन के उत्पादन की अपेक्षा 1/3 पानी की आवश्यकता ही पड़ती है यदि मिलेट्स का उत्पादन किया जाए तो। यानी मिलेट्स से देखिए फ़ायदा ये मिल गया कि राइस को, व्हीट को उत्पादन करने में पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। यदि मिलेट्स का उत्पादन किया जाए तो पानी इसकी अपेक्षा 1/3 ही लगेगा, तो पानी की रिक्वायरमेंट भी कम होगा। तो जाहिर सी बात है, जो अंडरग्राउंड वाटर से पानी को निष्कासित किया जाता है, मीन्स निकाला जाता है, इवैक्यूएट किया जाता है, तो वो पानी निकाला नहीं जाएगा, तो अंडरग्राउंड वाटर मेंटेन बना रहेगा। और भू जल स्तर अगर मेंटेन बना रहेगा तो जाहिर सी बात है, इससे जो
मृदा की उर्वरता है, मीन सॉइल की फर्टिलिटी है, वो मेंटेन बनी रहेगी। और फ्यूचर में जो वाटर स्कार्सिटी यानी कि पानी का जो संकट है वो उत्पन्न होने की संभावना देखा जा रहा है, क्योंकि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 20 से 21 शहर, जो बड़े बड़े शहर ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से वाटर क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी 2020-21 के ही टाइम पर। तो धीरे धीरे पानी का जो संकट है, जल संकट है, वो और ज़्यादा क्षेत्रों में ना फैले। तो इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि पानी जो फसलें ज़्यादा लेती हैं उन फसलों की बुआई को कम किया जाए, और जो फसलें पानी की मात्रा को कम कंज्यूम करती हैं उनकी उत्पादकता पर फोकस किया जाए। और ज़्यादा एक फ़ायदा ये भी है कि ज़्यादा पानी अगर हम देंगे, किसान जैसे फार्मर है वो अपनी खेती में ज़्यादा पानी ले रहा है, डाल रहा है, तो पानी ज़्यादा डालेगा तो उसका लागत यानी कॉस्ट जो है वो भी ज़्यादा पड़ेगा। यानी अपने फसल को उत्पादन करने के लिए ज़्यादा पैसे खर्चा करने पड़ेंगे पानी की सिंचाई करने के लिए। जब उसकी लागत ही बढ़ जाएगी और जिसका चावल को उत्पादन कर रहा है तो उसका डिमांड उतना बना नहीं हुआ है, तो उसका प्राइस, राइस का वेट का प्राइस उतना किसान को मिलेगा नहीं, और पानी दिए जा रहा है तो उससे उसको लाभ कम मिलेगा, तो किसानों को नुकसान ज़्यादा होगा। तो दो फायदे मिलेट्स को बोने से, पहला वाटर की बचत और दूसरा किसानों की लागत में कमी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। तो प्रधानमंत्री जी का जो 2024 तक का नारा है कि किसानों की आय को दोगुना करना है, फार्मर्स इनकम डबलिंग करना है, उसको भी चरितार्थ किया जा सकेगा। और भारत में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूरे दुनिया में जितना शुद्ध पानी मिलता है, प्योर वाटर पूरी दुनिया में अगर 100 है तो भारत में 4% ही शुद्ध जल है जी, 4% शुद्ध जल है। और जबकि पूरी दुनिया में अगर पॉपुलेशन 100 है तो भारत में जनसंख्या है 17%। सोचिए, यानी दुनिया की आबादी 100 है तो भारत में रहती है 17, और दुनिया में पानी 100 लीटर है तो पानी भारत में 4 लीटर, यानी जनसंख्या 17, पानी 4, मीन्स 4 चौक 16, 4 गुना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है भारत में। यानी भारत में 4 गुना पानी की कमी है और जनसंख्या 4 गुना ज़्यादा है। इफ़ यू कंपेयर वाटर एंड पॉपुलेशन टू ईच अदर, देन तो ऐसे में देख सकते हैं कि वैसे भी पानी का डिमांड, जो वाटर का डिमांड है वो ज़्यादा है। और वाटर क्राइसिस क्या होता है? वाटर क्राइसिस यही होता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है और वाटर की डिमांड क्या है। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो पानी का संकट, वाटर क्राइसिस बढ़ जाएगा। देखिए, पानी कम है और मांग लगातार बढ़ रहा है। मांग क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर के इक्वेशन क्या बना कि जनसंख्या बढ़ेगा तो पानी पिएगी ये जनसंख्या, यानी मांग करेगी पानी का, डिमांड बढ़ा, पानी का डिमांड बढ़ेगा। और भारत में वैसे ही अवेलेबिलिटी 4% ऑफ द वर्ल्ड सिनेरियो अगर देखा जाए, यानी कि भारत में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम है, डिमांड लगातार बना हुआ है, अवेलेबिलिटी कम है, तो इससे जल संकट की स्थिति उत्पन्न होगी, अर्थात वाटर क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न होगी। तो इससे निपटने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम ऐसे फसलों को बोना बंद करें धीरे धीरे, चरणबद्ध तरीके से, जो पानी को कंज्यूम या कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, और ऐसे फसलों की बुआई को तेज़ी से बढ़ाया जाए जो पानी को कम पीते हैं, लाइक मिलेट्स यानी ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारी चीज़ें। तो आगे देखें, millets required only 1/3 of the water needed to grow rice, wheat and sugarcane. The latter also need more fertilizers and pesticides, while millets can grow well in relatively arid environments with less irrigation and fewer inputs. ये बड़ी बात है। यानी जो मिलेट्स होता है, यानी कि पानी की आवश्यकता कम पड़ता है, पहली इसका बेनिफिट ये है। और दूसरा, आल्सो नीड मोर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, वाइल
यानी कि राइस में, शुगर केन में और वीट में फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक और पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक की आवश्यकता भी ज़्यादा पड़ती है। जबकि वाइल मिलेट्स को ग्रो किया जा सकता है वेल इन रिलेटिवली एरिड एनवायरनमेंट, यानी कि कम अच्छे पर्यावरणीय परिस्थितियों में, सापेक्षिक रूप से या सापेक्षतः कम अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में और कम सिंचाई और फ्यूअर इनपुट्स यानी कम लागत में भी मिलेट्स को ग्रो किया जा सकता है। तो मिलेट्स को ग्रो किया जा सकता है इन रिलेटिवली एरिड एनवायरनमेंट, यानी कम अच्छा जलवायु परिस्थितियाँ हैं, मीन्स ज़्यादा गर्मी है या ज़्यादा वर्षा है तब भी, विद लेस इरिगेशन यानी सिंचाई की सुविधाएं कम हैं फिर भी, और तीसरा फ्यूअर इनपुट्स यानी कि लागतें कम लगाई जाएं, जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, इन सब को इनपुट के रूप में कम डाला जाए फिर भी इसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। These anatomically superior C4 crops. These anatomically superior C4 crops have higher photosynthetic efficiency. Their potential yields remain unaffected by elevated carbon dioxide levels compared to C3 crops like rice and wheat. यानी इसको C4 क्रॉप्स कहा जाता है, मिलेट्स को कहा जाता है C4 क्रॉप्स। तो एनाटॉमिकली सुपीरियर C4 क्रॉप्स जो होती हैं उसमें फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, मीन्स ये प्रकाश संश्लेषण की इसमें जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। दियर पोटेंशियल यील्ड्स यानी इसमें जो संभाव्य बीज है वो अनएफेक्टेड होता है, मीन्स मोटे अनाज के जो सीड की पोटेंशियल है वो प्रभावित नहीं होता है बाय एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होने के बावजूद भी मोटे अनाज में जो यील्ड की कैपेसिटी है, यील्ड का पोटेंशियल है वो अनइफेक्टेड होता है, यानी कि प्रभावित नहीं होता है। जबकि जो C3 क्रॉप्स होते हैं जैसे कि चावल और गेहूँ, यदि इसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो इसकी जो बीज की उत्पादकता है या बीज की जो एफिशिएंसी है या पोटेंशियल ऑफ यील्ड जो है वो प्रभावित हो जाता है। तो इसमें दो बातें पता चलें कि मोटे अनाज को C4 क्रॉप्स भी कहा जाता है और राइस एंड व्हीट को C3 क्रॉप्स कहा जाता है। और दूसरी बात ये पता चला कि फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी C4 क्रॉप्स में ज़्यादा होता है जबकि C3 क्रॉप्स में कम होता है। तीसरी निष्कर्ष ये निकला कि जिसमें फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसके यील्ड का पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, यानी उसकी बीज भी उतना ही बढ़िया होगी। तीन बातें, पहला C4 क्रॉप्स कहा जाता है मोटे अनाज को, दूसरा इसमें फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, तीसरा जिसमें फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ज़्यादा होता है उसके यील्ड की पोटेंशियलिटी भी ज़्यादा होती है। और इसका रिवर्स करें, जो C4 क्रॉप्स होते हैं लाइक वीट एंड राइस, इसकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कम होता है, मीन्स इसके यील्ड की पोटेंशियलिटी भी कम होती है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल से प्रभावित ज़्यादा होते हैं C3 क्रॉप्स, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो C3 क्रॉप्स विल बी अफेक्टेड, वेयर एज इफ CO2 लेवल इंक्रीजेज तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता है C4 क्रॉप्स के यील्ड पर। These qualities make millets truly climate resilient, यानी ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं मिलेट्स की वो मिलेट्स को बनाती हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट, यानी कि जलवायु से बचाव करने योग्य फसलें बनाती हैं, यानी कैसे भी परिस्थिति रहे ये इन फसलों को उगाया जा सकता है विद फ्यूअर इन्वेस्टमेंट। These grains were among the oldest plant domesticated by humans as early as the Neolithic era over 12,000 years ago, यानी कि जो
स्टोन एज है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है पैलियोलिथिक एज, एक होता है मेसोलिथिक एज, एक होता है नियोलिथिक एज। तो वही नवपाषाण युग की बात कर रहा है। तो नवपाषाण युग जैसे जो पैलियोलिथिक एज है, पैलियोलिथिक एज वो चला था काफ़ी लाख साल पहले से। लेकिन जो नियोलिथिक एज है वो चला था 12,000 साल पहले से, क्योंकि माना जाता है कि 12,000 साल पहले जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी से हुआ, जिससे जो आइस क्यूब्स थे वो पिघलीं, जिससे नदियों का प्रवाह बना, और नदियाँ जब बनी तो उसके कारण से मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ, और मैदानों में इस प्रकार के यील्ड्स या इस प्रकार के प्लांट्स की पैदावार शुरू हुआ। तो नियोलिथिक एरा में यानी 12,000 साल पहले से पहली बार ऐसा होना शुरू हुआ कि पृथ्वी के ओल्डेस्ट प्लांट यानी कि सबसे प्राचीन पौधों में से एक, जो कि घरेलू रूप से उत्पादन इसका होना शुरू हो गया था, तो वो मोटे अनाज ही थे। दे दे हैव ए रिच कल्चरल हिस्ट्री, यानी इनका भारत में एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास रहा है। हैविंग लॉन्ग बीन ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर कम्युनिटीज इन द हाईलैंड एरियाज ऑफ सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड ड्रायर रीजन्स इंक्लूडिंग द डेक्कन, सेंट्रल इंडिया एंड वेस्टर्न स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान। यानी भारत में सांस्कृतिक रूप से मोटे अनाजों की जो प्रचुरता है वो रही है, उसका महत्व रहा है। और इसमें एक पोषक तत्वों की स्रोत के रूप में इसको देखा जा सकता है कि पोषक तत्वों की मात्रा इसमें खूब ज़्यादा पाई जाती है। और भारत में इसका उत्पादन या इसका यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है, तो हाईलैंड एरियाज़ यानी जो उच्च भूमियाँ हैं, जो ऊंचे भूमि हैं, दक्षिण भारत के जो उच्च भूमि है वहाँ पर, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट है, यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ सब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और जो भारत के ड्रायर रीजन्स हैं लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तो यहाँ सब के इलाके में भी, जैसे दक्कन हो गया, महाराष्ट्र, सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश, वेस्टर्न स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, तो यहाँ सब इसकी उत्पादकता को देखा जा सकता है। मिलेट कल्टीवेशन अंडर रेन फेड farming still provides livelihoods to nearly 50% of the rural and tribal population and sustains about 60% of India's livestock। यानी मिलेट कल्टीवेशन जो है, मोटे अनाज की जो पैदावार है, वो आज भी फार्मिंग सेक्टर में एक बहुत बड़े जनसंख्या को लाइवलीहुड यानी कि आय के उपार्जन का एक माध्यम बनती है। यानी लोगों की कमाई मिलेट्स से होती है एक बड़ी संख्या में। 50% ऑफ द रूरल यानी कि ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या की 50% यानी गांवों में रहने वाली और आदिवासी समाज में रहने वाली जनसंख्या की आधी आबादी जो है वो मिलेट्स के उत्पादन पर निर्भर करती है। एंड सस्टेन्स अबाउट 60% ऑफ इंडियाज लाइव स्टॉक, और भारत के 60% भोजन में जो है लाइव स्टॉक में इसकी उपस्थिति को देखा जा सकता है। These are often used as multi-purpose crops which support food, fodder and fuel needs. Food, fodder and fuel needs, and they lend themselves to intercropping with other plants, sustaining a richly diverse agricultural ecosystem। यानी दीज आर ऑफन यूज्ड एज मल्टीपर्पज़ क्रॉप्स। जो मिलेट्स होती हैं इनका मल्टीपर्पज़, मल्टी जिस भी वर्ड में लगता है मल्टी, MULTI, मल्टी माने होता है कई, बहु, जैसे मल्टीपर्पज़ बहुउद्देशीय, मल्टीमीडिया तो बहुमाध्यमिक, मल्टी टैलेंटेड तो बहु कौशल वाला व्यक्ति, तो ऐसे मल्टी माने बहु या बहुत, कई सारे। तो इसका मल्टीपर्पज़ है यानी कई सारा यूज़ होता है मिलेट्स का। जैसे कि ये फूड के लिए भी सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, फॉडर माने चारा भी इससे बनते हैं, और फ्यूल मीन्स ईंधन में भी इसका काम होता है। तो फूड, फॉडर एंड फ्यूल तीनों क्षेत्रों में इसका है। और एक चीज़ पढ़ा कि 50% लोगों जो रूरल एंड ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके 50% लोगों को लाइवलीहुड
यानी कि जीविकोपार्जन यानी कि इनकम का एक स्रोत के रूप में इसको देखा जा सकता है। ये बड़ा अच्छा वर्ड है, फूड फॉडर एंड फ्यूल, 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 फूड फॉडर एंड फ्यूल। फूड माने भोजन, फॉडर माने चारा, फ्यूल माने ईंधन। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल उसे कहा जाता है जो कंबसन होने के बाद में एनर्जी देता है। लाइक वुड, वुड एक फ्यूल है। क्यों? क्योंकि वुड को जब ऑक्सीजन, ऊष्मा यानी हीट, और ये ईंधन खुद है ही, मीन्स फ्यूल है ही, तो तीनों की उपस्थिति में जब अंतरक्रिया तीनों करते हैं तो जो फ्यूल होता है उसमें कंबशन स्टार्ट होता है, और कंबशन स्टार्ट होगा तो इसमें से हीट निकलेगा, और हीट एक प्रकार की एनर्जी का स्रोत होता है। तो एनर्जी जब निकलेगा तो एनर्जी कुछ ना कुछ कार्य करता है, वर्क करता है, और वर्क जब भी होता है तो किसी भी वस्तु में डिस्प्लेसमेंट होता है, मीन्स उसमें परिवर्तन होता है, उसकी स्थितियों में परिवर्तन होता है। मीन्स फिर से देखें तो जैसे वुड है, तो वुड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हीट की उपस्थिति में दहन करेगा, यानी कंबशन करेगा, कंबशन करेगा तो हीट निकलेगा, हीट एनर्जी का स्रोत होता है, एनर्जी जो होता है वो वर्क करता है, और वर्क होता है किसी भी वस्तु में डिस्प्लेसमेंट को वर्क कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जैसे एक वस्तु यहाँ पर थी, इसको खिसका करके यहाँ पर कर दिया, तो यहाँ पर पहले थी, अभी यहाँ पर हो गया, तो इसके बीच में अंतर क्या हुआ? मानिए 5 सेंटीमीटर, मीन्स इस वस्तु का विस्थापन 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर इसको खिसका दिया गया, तो कार्य क्या हुआ? इसी डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है कार्य हो गया। तो किसी भी चीज़ में खिसकाव, जैसे कि एक ही गाड़ी है, टेम्पो है, तो टेम्पो को चलाना है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट होगा मीन्स काम हो रहा है। काम तब होगा जब उसमें एनर्जी होगी, और एनर्जी तब होगा जब एनर्जी के स्रोत यानी फ्यूल का कंबशन हो रहा हो, तो इसे कहा जाता है फ्यूल। तो फूड फॉडर एंड फ्यूल में इसका उपयोगिता है नीड्स एंड दे लैंड देमसेल्व्स टू इंटरक्रॉपिंग, यानी कि अंतर फसल, इसको कहते हैं अंतर फसल, विद देयर प्लांट्स सस्टेनिंग ए रिचली डाइवर्स एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। मीन्स ये अलग अलग डाइवर्स एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में इसको उपजाया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसका उत्पादन नॉर्थ ईस्टर्न के इलाके में भी होता है जहाँ पर खूब वर्षा होती है। इसका उत्पादन डेक्कन के प्लेट्यू में भी होता है जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसका उत्पादन राजस्थान और गुजरात में भी होता है जहाँ पर अम्लीय मिट्टी या क्षारीय अम्लीय मिट्टी पाई जाती है और रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। इसका उत्पादन जो है हरियाणा यूपी के इलाके में भी होता है जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ज़्यादा बारिश यानी नॉर्थ ईस्ट से लेकर के एकदम कम बारिश यानी राजस्थान तक, अम्लीय मिट्टी यानी गुजरात से लेकर के जलोढ़ मिट्टी यानी कि यूपी तक, काली मिट्टी यानी कि दक्कन से लेकर के मध्य भारत में पाई जाने वाली मिट्टी तक, सभी प्रकार के जलवायवीय या कृषिगत जलवायवीय प्रदेशों में इसका उत्पादन किया जा सकता है। Yet growing urbanization and changing lifestyles have led to a gradual loss of our traditional knowledge about millets। यानी कि अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण से हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा, अर्बनाइजेशन मीन्स होता है शहरीकरण, यानी शहरों का विस्तार या शहरों का विकास, लगातार शहर बनते जा रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगते जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ लगेगा तो उससे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इत्यादि चीज़ें बढ़ती हैं, जिसके कारण से हमारा एनवायरनमेंटल लॉस या सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, ये सारी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। और इन सब के चलते हमारे लाइफ स्टाइल यानी अर्बनाइजेशन जो होता है, शहरीकरण होता है, तो हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। और इससे जो हमारा परंपरागत ज्ञान है मिलेट्स के बारे में, मोटे अनाज के बारे में, अबाउट मिलेट्स, मोटे अनाज के बारे में जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, परंपरागत ज्ञान है, उसमें ग्रेजुअली लॉस होना शुरू हो जाता है। यानी बहुत तेज़ी से हम उस ज्ञान को भूलते चले जाते हैं कि मोटा अनाज भी कुछ होता है, उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जो महीन अनाज होते हैं उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और महीन अनाज जो होते हैं उसकी ख़ास बात क्या होता है कि ये पानी बहुत ज़्यादा पीता है। दूसरी बात,
इसकी उत्पादकता भी कम होती है। तो इसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली या न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है महीन अनाज का, जबकि मोटे अनाज का एग्रीकल्चरल, क्लाइमेटिक, न्यूट्रिशनल वैल्यू, इकोनॉमिकल वैल्यू, ये सारे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अर्बनाइजेशन बढ़ने के कारण हमारा लाइफ स्टाइल यानी कि जीवनचर्या में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण से मिलेट्स के बारे में, मोटे अनाज के बारे में जो ट्रेडिशनल नॉलेज था उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। ओवर टाइम, समय के बीतने के साथ में राइस एंड व्हीट बिकेम फार मोर इजली अवेलेबल थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाइल ए प्रोफ्यूजन ऑफ पैकेज्ड फूड्स यूजिंग दीज क्रॉप्स ऑल्सो ग्रू। यानी PDS मीन्स होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो सरकारी गल्ले के दुकान से जो 1 रुपये का मान लीजिए कि चावल, राइस, 2 रुपये का गेहूँ और 3 रुपये का ऐसे करके जो मोटे अनाज ये सब मिलते हैं। मोटा अनाज 1 रुपये का है, जो मिलेट हैं वो 1 रुपये का है, चावल यानी राइस 2 रुपये का, गेहूँ यानी व्हीट 3 रुपये का। तो ये सरकारी वो रेट है। हालांकि अभी कोरोना पीरियड में सरकार ने इसको मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया है, लेकिन PDS के माध्यम से जो गरीब परिवार हैं उनको मुफ्त में मतलब बहुत कम दाम पे राशन मिल जाता है। तो समय बीतने के साथ में जो हमें PDS सिस्टम में राशन मिलता है उसमें राइस एंड व्हीट वो ज़्यादा होता है, बिकेम फार मोर इजली अवेलेबल थ्रू आउट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी कि हमारे PDS सिस्टम में चावल और गेहूँ आराम से उपलब्ध हो जाता है। वाइल ए प्रोफ्यूजन ऑफ पैकेज फूड यूजिंग दीज क्रॉप्स आल्सो ग्रू। तो अगर मिलेट्स को भी बोया जाएगा तो उनको भी हम PDS के माध्यम से पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बीइंग remunerative being remunerative, these were quickly adopted by farmers। कुल मिला के इसकी जो स्थितियाँ हैं इतनी अच्छी होती हैं कि कम लागत में उत्पादन हो जाता है, कैसी भी मिट्टी हो, कैसा भी जलवायु हो, बढ़िया उत्पादन हो जाता है। इसके कारण से फार्मर इसको क्विकली अडॉप्ट कर सकते हैं, मीन्स इसको अपना सकते हैं। टुडे हालांकि विद ऑल आर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज अंडर स्ट्रेन, इट इज़ टाइम टू चेंज आर प्रेफरेंसेस। यानी कि हमारा जो पर्यावरणीय संसाधन है उसमें लगातार कमी होती जा रही है, उसका विनाश होता जा रहा है। इसके कारण से यह समय है कि कैसे हम अपने जो प्रेफरेंस हैं, अपने जो पसंद हैं उसको हम चेंज करें, मीन्स महीन जो हम खाते हैं उसको मोटे अनाज पर शिफ्ट करें। दिस कैन हेल्प stave off more harmful climate effects with rice farming for instance leading to higher methane emissions। क्योंकि आपको पता है कि राइस के उत्पादन से मीथेन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। मीथेन का एमिशन जो है वो चावल से बहुत ज़्यादा होता है, मीथेन निकलता है उससे। और मीथेन की खास बात ये होता है कि हमारे पर्यावरण में मीथेन की उपलब्धता बहुत कम है, लेकिन उसका ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जो भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण या मीथेन, ये सारी गैसें जो हमारे जो पर्यावरण के चारों ओर फैल जाती हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी है ये, तो इसके चारों ओर ये गैसें जो फैल जाती हैं, तो इसके कारण से सूर्य से आने वाली किरणें इन ग्रीन हाउस गैसेज मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, इन सबको पार करके पृथ्वी से टकरा जाती हैं आराम से। लेकिन जब धरती गर्म हो जाती है और ये अपनी गर्मी को फिर से अंतरिक्ष में भेजती हैं, तो ये ग्रीन हाउस गैसेज जो चारों ओर फैली हुई हैं इस गर्मी को मतलब कैच कर लेती हैं, बाहर जाने नहीं देती हैं। तो ये सारी गर्मी जब पृथ्वी के बाहर यानी अंतरिक्ष में जा ही नहीं पाएंगी, तो जाहिर सी बात है ये गर्मी धीरे धीरे पूरे पृथ्वी के चारों ओर फैलती चली जाएंगी, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मीथेन का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, राइस से ही एक नुकसान की बात है, क्योंकि राइस जितना ज़्यादा बोएंगे उससे मीथेन उतना ज़्यादा निकलेगा, मीथेन जितना ज़्यादा निकलेगा उतने ज़्यादा
ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होगा, और जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होगा उतना ज़्यादा जो ग्लोबल हीट है यानी ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होगा, और जितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होगा उतना ज़्यादा एग्रीकल्चरल लॉस या ये कहें कि फ्लड, ड्रॉट, इन सब की बारंबारता में वृद्धि होगी, और जितने ज़्यादा फ्लड होगा, ड्राउट होगा, उतने ज़्यादा एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कम होगी। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कम होगी तो जाहिर सी बात है इससे फूड सिक्योरिटी पर या न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। द नीड ऑफ द हावर इज एनहांसिंग मिलेट कल्टीवेशन, यानी कि इस समय आवश्यकता इस बात की है कि कैसे हम मिलेट कल्टीवेशन को एनहांस यानी बढ़ाएं। क्रॉप एरिया अंडर दीज ग्रेन्स हैज़ बीन श्रिंकिंग ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स, यानी पिछले 5 दशकों में, यानी 1980 से लेकर के 80 क्या 70 कर लें 50, 5 दशक में 1970 से लेकर के 2020 या 22 कर लो चलो, तो यहाँ इन 50 सालों में जो लैंड एरिया है, मोटे अनाज को बोने का जो लैंड एरिया है, क्रॉप एरिया है, वो लगातार क्या हो रहा है, श्रिंक मीन्स सिकुड़ रहा है, कम होता जा रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी कि पिछले 50 सालों में, पिछले 5 दशकों में जो मिलेट के बुआई का जो एरिया था, पहले इतने सारे एरिया में बोया जाता था, अभी ये कम होकर के श्रिंक मीन्स सिकुड़ गया है, कम क्षेत्रों में बोया जाने लगा है। तो आवश्यकता इस बात की कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में बोए जाने की परंपरा की शुरुआत फिर से की जाए। Research programs which can improve existing cultivars for desirable traits like seeds that are highly yielding, biotic stress resistant, featuring desired cooking qualities with better nutritional value, offering high biomass for fodder sorghums which can serve as an alternative biofuel etc are key। कुल मिला के इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वंस डेवलप्ड, एक बार अगर इसके उत्पाद मतलब विकसित हो जाता है, इम्प्रूव्ड मिलेट सीड रिसोर्सेज शुड बी पॉपुलराइज्ड एमंग फार्मर्स थ्रू फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़। कुल मिलाकर के इसको एक बार उत्पादकता जब उत्पादन होना शुरू हो जाएगा, सोरगम्स मीन्स ज्वार का, इन सब चीज़ों का, तो इसको पॉपुलर करने की आवश्यकता पड़ेगी। इम्पोर्टेंटली द मार्केट सिनेरियो इज़ पॉजिटिव, यानी कि हमारा जो बाजार का जो दृष्टिकोण है वो बड़ा पॉजिटिव है मोटे अनाज को लेकर के। दिस ग्रेन्स हैव सीन राइजिंगली पॉपुलैरिटी सिंस इंडिया अनाउंस 2018 टू बी नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एंड द यूनाइटेड नेशंस देन डिक्लेयर 2023, जो शुरुआत में कहा वीडियो के कि 2030 को हमारे यूनाइटेड नेशंस जो हैं यूएनओ